तो चलिए पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ स्वर आप जानते ही हैं, लघु स्वर आप जानते ही हैं, ठीक है। ये सभी मुख्य रूप से दीर्घ स्वर हैं, लेकिन इनमें से ओ जो है वो मूल रूप से दीर्घ स्वर की श्रेणी में नहीं आता है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो देखिए दो प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से। आगे बढ़ते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यस सर। मात्रा के यस सर, आ रही। हाँ, मात्रा के आधार स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आधार स्वर बताने, मात्रा के आधार पर स्वर बताने यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं देखिए, तो 3 होते हैं, ठीक है। मात्रा का आधार क्या होता है, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और, ठीक है, इस टाइप से। इसके बाद आप लोगों को याद ही होगा, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, है ना। लघु एक मात्रिक, दीर्घ द्विमात्रिक और प्लुप्त स्वर जो होते हैं वो 2 से अधिक मात्राओं वाले होते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, सही है, व्यंजन, ठीक है। अक्षर, स्वर, व्यंजन और अनुस्वार। ई, बड़ा ई, चौ, छौ, जौ, झौ आदि का उच्चारण किससे होता है। आप लोगों को उच्चारण स्थान बताए गए हैं, तो चौ वर्ग के उच्चारण स्थान क्या है बताइए। मूर्धा है, तालु है, ये आपके ऑप्शन में रहेगा, देखिए। वेरी गुड, तालव्य है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ पढ़ा हुआ ही है आपका, कुछ एक आध टॉपिक ऐसे होंगे जो शायद डिस्कस नहीं हुए होंगे अच्छे से, तो उनको आप लोग नोट करिएगा। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, स्वर कहलाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है, तो छोटा ई इसमें दीर्घ स्वर नहीं है, ये गलत है। हाँ, इसमें कुछ आंसर की गलत लग रही है मेरे को, ठीक है, तो देख लीजिएगा आप। तो बड़ा ई तो दीर्घ स्वर होता है, छोटा ई दीर्घ स्वर नहीं होता, ठीक है, तो इसका आंसर छोटा ही होगा। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है, तो ये पढ़ाए हैं आप लोगों को, है ना। अंतस्थ ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो कौन सा होता है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। सौ होता है वो, तो कहाँ से हो जाएगा, वो सर, वो होता है, वेरी गुड। वो होता है। हाँ हाँ, वो होता है, देखो। और वो लोग होते हैं हाँ, अंतर। गौ और जौ तो आपके होते नहीं है, इनकी तो ध्वनि प्रॉपर निकलती हैं, वो आपका अंतस्थ व्यंजन होता है। सौ आपका ऊष्म व्यंजन होता है ना। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं, तो अब ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। 52 लिपियां, ठीक। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चनायर है, इसमें कुछ आंसर गलत भी हैं, हाँ, ठीक है। जैसे अभी अभी देखा थोड़ी देर पहले आपने, दीर्घ व्यंजन वाले में, दीर्घ स्वर वाले में। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो आप जानते हैं श वाला जो वर्ग होता है वो ऊष्म होता है, श, श, सौ और हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, य, र, ल, व को कौन सा व्यंजन कहते हैं। अभी अभी बताया आपने, अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है, तो आप देख सकते हैं हो है यहाँ पर, ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आएगा। आगे बढ़ते हैं हम, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं। अभी द्वित्व क्या होता है इसको नोट कर लो आप पहले तो, ठीक है। द्वित्व का क्या मतलब होता है, नोट कर लो। दो तत्व मतलब हुआ इसका वैसे, है ना। और क्या यहाँ पर क्या इसकी सार्थकता है, इसको लिखो, ओके। अनुस्वार किसका कार्य करता है, विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, पंचम वर्ण का या स्वर का, तो पंचम वर्ण का करता है, ठीक है। जो भी व्यंजन आप पढ़ते हैं ना, क वर्ग, चौ वर्ग, तौ वर्ग, टौ वर्ग, इनका जो पांचवा जो व्यंजन होता है, उसकी ध्वनि नासिका से, नाक से निकलती है, उसको अनुस्वार कहते हैं हम, है ना। जैसे यो, अणो, मो, नो, ठीक है, ये सब पंचम वर्ण, ये अनुस्वार कहलाते हैं।
ए और अय वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और अय की ध्वनि कहाँ से होती है ये बताना है आपको। तो कंठ ताल से होती है। ठीक है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है? बताओ। वर्ण। 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 हाँ ठीक है। और वैसे ये स्वर व्यंजन ये सब दोनों वर्ण के ही प्रकार हैं। हाँ, जिनका उच्चारण मुंह ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है। ऊपर के दांतों पर जीभ लग रही है तो क्या हो जाएगा? वो दंते हो जाएंगे। ठीक है ना? दंत्य। हाँ हाँ, पढ़ा रखा आप लोगों को मैंने। तो थो दो धो बोल के देखो, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाई थी बातें ये सब। यदि किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? ठीक है, किसी भी वस्तु को व्यवहार में लाना मतलब उपयोग, अनुप्रयोग, प्रयोग या फिर सदुपयोग। बताओ। अनुप्रयोग है ना? ठीक है। अच्छा, ये अनुप्रयोग नहीं, अनुपयोग लिखा हुआ है इसने, अनुपयोग। ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हुई मेरी। अगर यहाँ पर अनुप्रयोग लिखा होता, जैसे नीचे लिखा है ना सी में प्रयोग, तो प्रयोग। ठीक है, यही इसका आंसर है। हम पढ़ते हैं ना अनुप्रयोग, समझ में आ रहा है? वो थोड़ा और सही आंसर इसमें होता। एप्लीकेशन इसको बोलते हैं हम अंग्रेजी में। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? आपने जो आपके सामने शब्द दिए गए हैं इनमें से शुद्ध शब्द पहचाने, इसमें कोई गलती ही ना हो। तो ऊर्जस्वी में कोई गलती नहीं। ईसाई में तो दोनों ई बड़े होते हैं। आरोग्य, ठीक है, आरोग्य गलत लिखा हुआ है अपने आप में ही। ठीक। आतुसुक्य। अब यहाँ के तो शब्द ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तब ये आंसर सही हो पाएंगे आपके। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? आप लोगों को प्रत्यय पढ़ाए थे, तदित और कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय वो होते हैं जहाँ पर क्रिया के बाद किसी शब्दांश का हम प्रयोग करते हैं या प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे बैठ। बैठ मतलब क्या होता है? क्रिया है। बैठना, ना लगा दिया तो ये ना जो है ये क्या हो जाएगा? आपका कृत प्रत्यय हो जाएगा। इसके अलावा संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द आदि के बाद जो प्रत्यय आते हैं उनको तदित प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, तो ये तदित प्रत्यय का आंसर हो जाएगा इसका। जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहा जाता है? बताइए। अब इस तरीके से आपने समास शायद नहीं पढ़े होंगे। पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान मतलब कि उत्तर पद के आधार पर हम उसका अर्थ निकालते हैं। ठीक है, तो द्विगु समास, तत्पुरुष समास कौन सा हो जाएगा ये बताना है आपको। ठीक है, पहले इसको इस रूप में पढ़ लेंगे फिर आप आंसर दीजिएगा। आप खाली आंसर बता के फ़ायदा नहीं कोई। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मतलब सर्वनाम के प्रकार कल ही पढ़ने के लिए कहा था मैंने आपसे। ठीक है, तो वो सर्वनाम जो संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हों क्या कहलाएंगे? बताओ। संयुक्त सर्वनाम। इसको देख लीजिएगा आप, हाँ, एक बार अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी आपकी, वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी, द्विकर्मक होगी या फिर प्रेरणार्थक हो जाएगी। तो क्या है? जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता हो तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो वो क्रिया कहते हैं कि सकर्मक, कर्म के साथ है ना वो। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा, अब आपके लिए एक होमवर्क हो गया आज हिंदी का, सकर्मक और अकर्मक लिख लीजिएगा। सकर्मक और अकर्मक क्रिया ये पढ़ के लाना है आपने। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? ठीक है, तो दैवीय। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं?
क्रिया के होने के ज्ञान की बात कर रहा है। बताओ, काल कहेंगे उसको ना। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान, बताइए आप। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं पदक्रम, अन्वय, उद्देश्य और विधेय। हेलो, ये चारों नाम नोट कर लीजिए आप, ठीक है। बताइए, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के परस्पर सामंजस्य तो आप जानते ही है ना, जब हर शब्द का एक दूसरे से कोई संबंध स्थापित हो रहा हो, ठीक है। तो अन्वय, ठीक है, क्या होता है अन्वय, इसको पढ़ के आइएगा, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। थोड़ा सा ये टॉपिक ऐसा है कि जो शायद मुझे लगता है डिस्कस नहीं हुआ है, तो अब इस पर मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूँगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 प्रकार की संज्ञा कौन सी होती है व्युत्पत्ति के आधार पर, बताइएगा। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है, ये पढ़ाया नहीं है आप लोगों को, तो इस पर भी चर्चा नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताओ। दीमक, रात, वर्षा, विदुर, बताओ। बताइए, हेलो, जल्दी बताओ। दीमक। विदुर। विदुर का मतलब क्या होता है, जिसकी पत्नी का देहांत हो गया हो उसको विदुर कहते हैं, कहते हैं ना। हेलो, तो पत्नी का देहांत हुआ है, यानी कि बचा कौन, पति, और विदुर कौन है, पति है, तो पति पुल्लिंग हो गया ना अपने आप ही, ठीक है। और दीमक कैसे हो जाएगा, हम तो बोलते हैं ना कि देखो दरवाजे पर दीमक लग गई है या लग गया है, बोलते हैं, बताओ, बोलो बोलो, जल्दी बताओ, क्या बोलते हो आप। लग गई है। तो फिर गई है आ गया ना। रात हो रही है, बारिश वर्षा हो रही है, ये तो स्त्रीलिंगी हो गए आपके।